भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट आते ही चारों तरफ खलबली मच गई है। खलबली। आप सबको पता है कि केंद्र में बैठी मोदी सत्ता जहां जहां चुनाव संपन्न हो गए वहां वहां अपने राज्यवार इकाई से रिपोर्ट मांग रही है कि कितनी सीटें उनको आ रही हैं। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं क्षेत्रीय इकाइयों की इंटरनल रिपोर्ट के ज़रिए, वो भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले हैं और उनके समीकरण स्पष्ट तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो गुजरात से निकल कर आए थे वो वापस गुजरात और इसी बेल्ट में सिमटने जा रहे हैं। जी हाँ, हर जगह नुकसान हो रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वो केंद्रीय इलाका है भारतीय जनता पार्टी का जो 4 जून के नतीजे होने के बाद इसी परिधि में बीजेपी को समेट लेगा। और हर जगह करहारा प्रहार और विपक्ष का आक्रामक होना और मोदी सत्ता का लगातार मुद्दों पर फैल होना, महंगाई बेरोजगारी पर बात न करना और स्वयंभू भारतीय जनता पार्टी के प्रभु जी के अवतार मोदी जी के द्वारा आए दिन नीचता की बातें करते जाना, ये तमाम चीज़ों के चलते जो 2 गुजराती आज इस सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं वो दोनों गुजराती 2 राज्यों तक सीमित होने जा रहे हैं। और इन 2 राज्यों में एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर शिवराज सिंह चौहान के बलबूते इनकी सरकार आई और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट में शामिल हो जाएंगे शिवराज जी, उस दिन मोदी जी और शाह जी, मोटा भाई और खोटा भाई सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक सीमित हो जाएंगे। आपको राज्यवार आंकड़े दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वहां के क्षेत्रीय नेता कामयाब हो गए जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में। आप सबको पता है कि कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आज हर कोई जानता है। भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है क्या आपको पता है? क्या किसी आपके सगी संबंधी रिश्तेदार को पता है? किसी से पूछ लेना। न तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका जिक्र किया और उसके बाद ना भाजपा ने जिक्र किया। मोदी जी लगे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं आई, इंडी गठबंधन वाले सत्ता के ऊपर आ गए तो ये भाई साहब मुसलमानों का राज ला देंगे। मटन, मछली, मंगलसूत्र नीचता की हद तक गिरते गए, टोंटी छीन ले जाएंगे, अपने आप को देवीय शक्तियों वाला बताने लगे, परमात्मा द्वारा भेजा गया बताने लगे और नीचता की हद आज एक और उन्होंने पार कर दी जब वो कह रहे हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था। एक फिल्म आई 1982 में, उसके बाद गांधी जी को जानने लगे। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया जी। प्रधानमंत्री पद पर बैठे इस व्यक्ति का मानसिक लेवल कितना है और इनकी शिक्षा कितनी है, ये मैच्योर कितने हैं, ये अब तक छुपा हुआ था। और इस चुनावी प्रकरण में इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी दूर करना चाहा, गोदी मीडिया की मंडली चारों तरफ इकट्ठे करके इंटरव्यू देना चाहा तो एकाध सवाल गलती से उन्होंने ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी जब देते हैं तो उनकी असल सोच और उनका ज्ञान इनको कितना है, समाज में कितने गढ़े हुए हैं और इनकी मानसिकता क्या है समाज के अलग अलग वर्ग के प्रति, वो सामने आ गई। सबसे पहले आपको हरियाणा में लेकर चलता हूँ। हरियाणा की इंटरनल रिपोर्ट आते ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और मौजूदा मुख्यमंत्री के पैर थरथरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी की रैली करवाई गई थी अंबाला में, हरियाणा के सोनीपत में और हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटों के ऊपर तीनों के तीनों जगह पर वोटिंग परसेंटेज घट गया। मोदी जी का चेहरा और उनके द्वारा बोले गए लफ्ज बाण भी काम नहीं आए। 2 सीट जा रही हैं और 4 सीटों के ऊपर कड़ी टक्कर है। टोटल 10 सीट हैं हरियाणा में लोकसभा की। 6 सीटें मोदी जी के हाथ से चटक सकती हैं। एक छोटा सा राज्य है हरियाणा
दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर बात नहीं की। पहले ओपोजिशन ने बेरोज़गारी और महंगाई के ऊपर देश की जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। फिर देश की जनता को बताया कि हम इनका निवारण इस तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद राज्यवार तरीके से मुद्दों को ओपोजिशन बनाती गई और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ यही कहते रहे कि इंडी गठबंधन की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये आपके प्रॉपर्टी छीनकर, सोना छीनकर, मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चों वालों में, घुसपैठियों में, मुसलमानों में बांट देगी। लेकिन मोदी जी को अंदाज़ा नहीं था कि 10 साल तुम राज करने के बाद देश की जनता इतनी आपसे त्रस्त हो चुकी है कि धर्म और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर अब और ज़्यादा आपकी फेंकी हुई बातें सहने की ताकत उनमें नहीं रही। यही कारण है कि मोदी जी 10 साल राज करने के बाद और बड़े ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले, देवीय शक्तियों वाले, परमात्मा के अवतार, वहीं हरियाणा में रैली करते हैं और उनकी रैली होने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले में घट जाता है और सीटें 6-10 में से भारतीय जनता पार्टी के पाले से जाती हुई दिख रही हैं। अब बौखला गए हैं भाजपा, कह रहे हैं कि बदला लेंगे। कर्मचारियों ने साथ नहीं दिया, सही से रिपोर्ट नहीं दी। स्थिति ये आ गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि 4 जून तक तो टाइम आपका, उसके बाद हमारा। सीधे तौर पर कर्मचारियों को चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मचारियों की यूनियनें होती हैं, कर्मचारियों की मांग थी, धरने पर बैठे हुए थे कि पुरानी पेंशन दी जाए हमें। इन्होंने नहीं सुना, तमाम मांगे दरकिनार की। ये चाहते थे कि जिस तरीके से तुम्हारी रैली में आंगनबाड़ी वर्कर, मनरेगा वाले और सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके झूठी भीड़ जुटाई जाती है, वो यूँ की त्यों वोट बैंक में तब्दील हो जाए। लेकिन वो भी, इस सरकार के कर्मचारी भी और सरकार से फ़ायदा लेने वाले संगठन भी इनके वोट बैंक में तब्दील नहीं हुए, तो अब इनको गुस्सा आ रहा है। 5 किलो राशन, हरा 370 और ऐसे ही तमाम जुमले फेंक कर ये चाहते थे कि इन्हीं से तुम्हें वोट मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि दलित वोट बैंक जो इनकी योजनाओं का लाभार्थी है, चाहे वो 5 किलो राशन लेता हो या फिर आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा लेता हो या फिर उज्ज्वला गैस सिलेंडर पाता हो, किसान सम्मान निधि पाता हो, ये तमाम योजनाओं के फ़ायदे लेने वाले लोग भी इनके पक्ष में मतदान करके नहीं आए। और इंटरनल सर्वे में बहुत बड़ा बवंडर सामने निकल कर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान करके आ गए चुपचाप। मुझे बताइए, ऊपर से ये खुद ही साफ होते जा रहे हैं, साथ में किसान बेल्ट का बड़ा क्षेत्र पंजाब बैठा है, हिमाचल में सरकने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं, स्वयंभू ठेकेदार 370 हटाने के बन रहे थे। समाजवादी पार्टी बहुत ही अग्रसर होकर उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। बहुत सारे इलाके क्षेत्रवार तरीके से जो हरियाणा के नतीजे मैंने आपको बताए, ये दूसरे राज्यों से भी आने लगे हैं। हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है। तो लोकसभा चुनाव की छोड़िए, विधानसभा चुनाव तुरंत अक्टूबर नवंबर महीने में जो होने वाले हैं, ताल ठोक कर अभी से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा विधानसभा से भी आउट होने वाली। तो किसी का अंत आता है तो वैसे ही तो आता है, धीरे धीरे यहाँ से वहाँ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनके हाथ से निकलते जाते हैं। मुख्य चीज़ें जो राज्य के हिस्से होते हैं, दिल्ली जैसा राज्य होता है, दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश होता है, वो ही इनके हाथ से निकलता जाता है। जहाँ से निकले थे वहीं पर सिमटते जाते हैं। तो फिर राज्यों के बाद बारी आती है सीधा केंद्र से पूरी तरीके से सफाई होने की। झूठे और जुमले फेंक कर और नफरतबाजी करके, ताली थाली बजा करके, लाइन में खड़े कर करके देश की जनता में जो झूठा विश्व गुरु का गुब्बारा चिपकाया गया था उनके ऊपर, वो फट चुका है और बड़ी तेज़ी से मोदी साहब की इमेज नीचे जा रही है। ये तो हरियाणा था, पंजाब में आ जाइए भाई साहब। मैंने कहा ना आपसे कि विपक्ष ने पहले अपनी बात पहुंचाई, महंगाई और रोज़गार के मुद्दे के ऊपर अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा, उसको स्वीकृति मिली, लोगों तक बात पहुंची। मोदी जी बौखलाए, बौखलाहट में खुद का प्रचार करने के बजाय विपक्ष के मैनिफेस्टो का कर गए। उसको मुस्लिम लीग
का एक तरीके से क्लोन बताने लगे। गोदी मीडिया ने उसको दिखाया। प्रत्युत्तर में राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के ऊपर अटैक बोला। भाषण में पहले ही शुरू करते ही वो मीडिया के मित्रों, आप हमारे मित्र नहीं, मोदी जी के मित्र हैं, इससे संबोधन का शुरुआत किया। जलन हुई दलालों को, जिसके कारण प्रत्युत्तर में मोदी जी कांग्रेस के ऊपर क्या हमला बोलते हैं वो दिखाया गया। उससे विपक्ष की बात बहुत ज़ोर शोर से टेलीविज़न मीडिया में आई और लोगों तक पहुँचे कि हाँ, विपक्ष अब की बार ज़बरदस्त फाइट कर रहा है। नए दिखाना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहकर बदनाम करना चाहते थे, लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से विपक्ष ने टेलीविज़न से भी अपनी बात पहुंचा दी। दलालों की जलन के कारण उनकी आवाज़ जनता के पास पहुंची और निचोड़ और समीकरण निकालना तो फिर जनता के हाथ में ही था। हरियाणा में किसान, पहलवान और नौजवान अग्निवीर का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। किसानों के ऊपर अत्याचार, महिला पहलवानों के ऊपर किया गया जुल्म, तीनों क्षेत्रीय मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के बाद भुनाए गए और इसी के पटकथा के आगे देश की जनता को सारी चीज़ें समझ में आ गई और नतीजे आपके सामने। पंजाब में 13 सीटों के ऊपर चुनाव है ना। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी किसान आंदोलन से कई दिन पहले एक और किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ। पहले वाले में 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। अब की बार कुछ और बातें ऐड हुई किसानों की। क्या थी कि एमएसपी का कानून तो हमें बनवाना ही है, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था हमें लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों का बदला तो लेना ही है, हमें बेरोजगारी से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ हमें कर्जा मुक्ति भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम सरप्लस सेविंग करके अपने घर परिवार का खर्च आराम से चला सकें। इसलिए राहुल गांधी ने पहले, कांग्रेस पार्टी ने पहले किसान आयोग को बनाना अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और पंजाब में आते ही सबसे पहले यही कहा कि हमारी सरकार आएगी, किसान कर्जा माफी आयोग बनाएगी और एक बार नहीं 3 बार अगर ज़रूरत पड़ी तो किसानों का कर्जा हम माफ़ करने वाले हैं। मोदी जी 22 लोगों को शिखर में पहुंचा सकते हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, तो मैं अपने किसानों का माफ़ क्यों नहीं कर सकता? ये बातें जैसे ही राहुल गांधी कह रहे हैं, चारों तरफ हाथ उठाकर जनता उनका समर्थन कह रही है। कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है पंजाब में और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। गठबंधन है नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि मैं ही अपने बलबूते सारी सीटें जीत लूँगा और डेफिनेटली उनके पक्ष में माहौल है भी। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो फ्री योजना मैं आपको देने जा रहा हूं उसके दुश्मन बन गए हैं भाजपा। मैं आपको फ्री में बिजली देता हूं, पानी आता है, और वास्तव में भगवंत मान साहब ने पंजाब में काम करके दिखाया है। छोटे छोटे कोने में जो खेत होते हैं वहां तक भी पानी पहुंचाया है इस आदमी ने। और आपकी स्क्रीन पर खबर देख लीजिए, बिजली महकमा फ्री बिजली देने के बाद भी इन्होंने प्रॉफिट में ला दिया। और टाटा स्टील का बड़ा प्लांट इनोग्रेट कर दिया है, ये भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। ये दिखाता है कि केंद्र वाले अगर बिल्कुल मुख भी मोड़ लेंगे, अपने संसाधनों का सही तरीके से, कुशल प्रशासनिक तरीके से आगे बढ़ोगे तो आप अपने ही संसाधनों से अपने ही राज्य के नागरिकों की सेवा और विकास बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। यही बात मोदी जी को खल रही है। वो आतुर करना चाहते थे, वो मजबूर करना चाहते थे पंजाब को घुटने टेकने के लिए कि केंद्र के आगे तुम पैर पसारो, गिड़गिड़ाओ, देखिए हमारे लिए काम करो, उसके बाद प्रत्युत्तर में तुम कहो कि हमारी सरकार बनाओ, हमें वोट दो, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। लेकिन पंजाब एक अलग दिशा में चल पड़ा है, जिसका अनुसरण कई राज्य करने जा रहे हैं। हरियाणा में तो इतना टैक्स का पैसा आता है क्षेत्रीय लेवल पर कि उसे केंद्र की ज़रूरत ही नहीं है। गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर का एरिया, चारों तरफ दिल्ली के, हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा है ना, नहीं ज़रूरत है उसके केंद्र की। तब की बार कांग्रेस पार्टी आएगी, वो इतना विकास करा देगी, इतने मुद्दों को सोल्व आउट कर देगी। क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है लोकसभा में, तो चेटक होएगा इनके साथ। ये पंजाब की तस्वीरें हैं। आज ये उत्तर प्रदेश में भाई साहब सबसे बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की अगर चलती थी तो वह धर्म की राजनीति थी, और इसी धर्म की राजनीति का केंद्र अयोध्या, राम राज्य, यहाँ से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देने जा रहे हैं।
62 सीटें जीती थी पिछली बार 80 में से बीजेपी ने। आधी से ज़्यादा सीटें बताया जा रहा है, इंटरनल रिपोर्ट में समीकरण सामने आ रहे हैं कि गई हाथ से। ज़बरदस्त टक्कर। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि मोदी जी का जो क्योटो है वाराणसी, उस सीट को छोड़ दे तो चारों तरफ वाली हम जीत रहे हैं। और जो भी क्षेत्रीय वोट बैंक था, चाहे वो अपना दल का हो, चाहे भाई साहब अपना निषाद वाला हो, अपना पीला गमछे वाले हों, या फिर मायावती जी का वोट बैंक हो, वो पहली बार ये समीकरण निकल कर आ रहा है कि वो विचारधारा छोड़कर कांग्रेस और साइकिल की तरफ गए हैं। पहले के चरण में मतदान में ये साफ हो चुका है। तो सीधे महंगाई और बेरोजगारी से बात पहुंचाई जनता के पास। राहुल गांधी ने किया, ऐसा ही दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी किया, अखिलेश यादव ने भी किया। यूपी की समस्या यही तो है, उनको झूठ के सामने अंधभक्ति की पट्टी बांध कर रखा जाता है और उनसे बाहुबली रूपी टिकट वितरण करके धमकाया जाता है लोगों को, और उसी के आडंबर में दिखाया जाता है कि देखिए ऑप्शन तो यही है, वोट तो इन्हीं को देना है, इनको नहीं दोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वही सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन नहीं। अब की बार अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने अलग अलग रैली भी की, संयुक्त मंच से भी उत्तर प्रदेश की जनता को साधा बताया कि हम आएंगे तो अग्निवीर को कूड़ेदान में फेंक देंगे, हम आएंगे तो 1 लाख रुपया सालाना देंगे, हम आएंगे तो महंगाई से राहत देने वाले हैं आपको। बात समझ गए लोग? जब ये राष्ट्रीय मुद्दे जिनसे सारे राज्यों की जनता त्रस्त है, ये बात समझ में आ गई, तो उसके बाद आज ये क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर। कल ही वाराणसी में संयुक्त रैली थी मोदी जी की, इनके अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की। किन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई? महंगाई बेरोजगारी तो होती ही है, साथ में बड़े बड़े आयोजन करके ये दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा कि कई लाख करोड़ का विकास होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बुलेट ट्रेन चलने वाली है, क्योटो बनने वाला है। उसकी पोल भी अखिलेश यादव अपने मंच से खोल रहे हैं। अंधभक्ति का पट्टी आंखों के ऊपर जो थे उसको बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दों से भी हटाने वाले। क्षेत्रीय मुद्दे पंजाब हरियाणा में था, उनको अच्छी तरीके से भुना है, वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं बरगला कर रखा जाता है, अंधभक्ति की पट्टी बांधी जाती है, राम नाम के चारों तरफ ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। उस झूठ को भी अखिलेश यादव बेनकाब कर रहे हैं। और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश के बाद आज ये बिहार में तो कल ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि चचा कहाँ जाएंगे, चचा तो हमारे साथ ही आने वाले हैं। और सबको ये पता है कि जेडीयू वाले नीतीश कुमार जी जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में, वो जो जिस तरफ राज बनता हुआ दिखाई देगा उसी तरफ जाएंगे। और भाजपा के साथ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो पार्टी भी बचा जाएंगे और कुछ बड़ा पद भी पा जाएंगे। इंडिया गठबंधन में तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का नाम पीएम पद के लिए प्रायोजित कर दिया था, कितनी इज्जत होती थी, बराबर में बैठाया जाता था। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। खूब बेइज्जती महसूस कर गए होंगे, तो इसलिए आजकल मोदी जी के साथ कम ही दिख रहे हैं ये भाई साहब। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और बिहार के मुद्दे क्या हैं? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन अगर कोई है तो महंगाई और बेरोजगारी ही है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वहीं बिहार में क्षेत्रीय मुद्दे हैं सबसे तवज्जो देने वाले, और इन्हीं को तेजस्वी यादव ने बनाया। कहा कि मेरा जो छोटा सा कार्यकाल था उसमें मैंने 5 लाख नौकरियां दी कि नहीं दी, मंच से धाड़ते हैं।
हामी भरनी पड़ती है। जो कार्य किए गए उसको जनता कैसे नकार देगी। मैं फिर आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार फिर आएगी तो हम करोड़ों नौकरियां देने जा रहे हैं। मंच से यही ऐलान करते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भीड़ पागल हो रही है नौकरियों का नाम लेते ही। कहीं भी चले जाइए, मुख्य शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं हैं, उनमें देख लीजिए बिहार के युवा बड़ी संख्या में आपको तैयारी करते हुए मिलेंगे। दिल्ली मुखर्जी नगर में चले जाइए, या मेडिकल संस्थाएं जो राजस्थान में तैयारी करवाती हैं, कोचिंग करवाती हैं, उनमें चले जाइए। यूपीएससी की कोचिंग में चले जाइए, एसएससी की कोचिंग संस्थाओं में चले जाइए। हर जगह बिहार के युवा आपको भरे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रोजगार को तवज्जो वहाँ पर दी जाती है, सरकारी नौकरी की कदर है वहाँ के ऊपर। यही क्षेत्र का मुद्दा है। मैंने देखे, मेरे साथ कई बिहार के लोग रहे हैं, और जब वो छुट्टी आते थे गांव में तो ट्रैक्टर और ढोल से उनका स्वागत किया जाता। इतना मान सम्मान मिलता है एक सरकारी नौकरी वालों को। मैंने पहली बार देखा था ये चीज़ें। मेरा एक दोस्त था जो ट्रेन से उतरा था, स्टेशन पर ही उनको उनके स्थानीय विधायक लेने हुए आए थे ढोल नगाड़ों के साथ। तो कितना करेज होगा क्षेत्र के ऊपर आम लोगों में जब ये तेजस्वी यादव धाड़ रहे होंगे कि 5 लाख नौकरियां दी है, करके दिखाया है, और अब की बार करोड़ों में देने वाले हैं। तो तस्वीरें ऐसी आनी तो स्वाभाविक है ही। मिजाज टनाटन है ना, देखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब बहन के खाता में लाख रुपया जाए फटाफट फटाफट फटाफट। और भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। लालटेन के भोरी ठका। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। मैंने बताया था पहले ही आपको कि ये चुनाव लोकलाइज्ड हो चुका है। इस चुनाव में देश की जनता को पता चल चुका है कि तुम्हारे नज़दीक जो व्यक्ति है वो क्षेत्रीय पार्टियां का हो तो और अच्छा, वो तुम्हारे घाव के ऊपर मलहम लगाने में सक्षम है, क्योंकि उसकी सरकार बनाने में हिस्सेदारी होने वाली है। ये कंसेप्ट देश की जनता को बिल्कुल साफ हो चुका है, और हर चरण जो नज़दीक लगता हुआ जा रहा है उसमें ये तस्वीर और साफ हो रही है। लोग लुभ रहे हैं, प्रेम जाग रहा है अपने क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ छत्रप, इसीलिए निर्णायक फैसला लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है। बड़ी बड़ी लाइनें, जब चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में हमने देखा, लोग गर्मी में तरस थे, लेकिन वोट डालने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके पता था कि यही क्षेत्रीय पार्टी है जो तुम्हारा भला कर सकती है। महाराष्ट्र के लोगों ने सरकार चुनकर भेजी, लूट लिया सरकार को। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ वहाँ की जनता की संवेदना सबसे ज़्यादा होती है। कांग्रेस ने बेशक से राज किया, बीजेपी ने बेशक से राज किया, उनके कंपैरिजन में एनसीपी और शिवसेना के साथ भावनाएं जुड़ी हैं वहाँ के लोगों की। एनसीपी को भी तोड़ दिया, शिवसेना को भी तोड़ दिया, और शिवसेना का लोगो भी ले गए पार्टी का। अब उद्धव ठाकरे की रैली में भीड़ नहीं आएगी तो और क्या आएगी। राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं, लेकिन साथ में क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुंबई में लगने वाले थे, महाराष्ट्र में लगने वाले थे, गुजराती उठाकर गुजरात में ले गए। ये आज के दिन वहाँ के लोगों को शीशा दिखा रहे था कि देखिए ये प्लांट यहाँ लगने वाला था, उसको उठाकर वहाँ ले गए। कौन करेगा हितों की रक्षा? शिवसेना वाले तो एकनाथ शिंदे उनके साथ ही बैठे हैं, उनके राज में होने के बाद ही हुआ है। एनसीपी वाले अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल तो उनके साथ ही है ना। उनके साथ होने के बाद ही गुजरात के आम लोगों को जो व्यवसाय मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, संसाधन मिलने चाहिए थे, वो तो लूट कर गुजरात में दे दिया गया। वो इस बात को भी कहते हैं कि गुजरात के लोगों से मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सरकार में बैठी हुई सत्ता गुजरात में भी विकास करे और महाराष्ट्र में भी विकास करे। महाराष्ट्र का छीन कर किसी दूसरे को देना कौन सी जायज़ बात है? ये बात है यहाँ बैठे लोगों के मन में। भाई यहाँ बैठी तो वोट डाल कर आ गए, वोट डाल कर आ गए तो नतीजे और समीकरण और इंटरनल रिपोर्ट में महाराष्ट्र इनको बहुत बड़ा झटका देने वाला है। एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और भाई साहब नई एनसीपी से टूटकर बने स्वयंभू भाजपा के सहयोगी अजित पवार जी बड़ा झटका भाजपा को देने वाले हैं। इनके सहयोग से एक सीट भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले नहीं है। देश की, वहाँ की प्रदेश की जनता में इनका कोई जनाधार नहीं बचा है। मुझे बताइए, अब उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ रही है, बिहार से आ रही हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में मुंबई वाले फिर से मुंबई जाने वाले हैं, सबको पता ही चल चुका है। राजस्थान में
वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जिसकी एक लोकसभा सीट पिछली बार आई थी वो फिर से खेला करने वाली है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे फिर से हम हैं। कांग्रेस पार्टी खींचकर थप्पड़ जड़ने जा रही है। राजस्थान भी चौंकाने वाला है। तो जो स्कोर पिछली बार इन्होंने दोहराया था कि बटा भाई बटा लेते हुए चले जा रहे थे, हरियाणा में 10 की 10 ले गए, राजस्थान में सारे ले गए, गुजरात में ले गए, दूसरे राज्यों में ले गए, वो तस्वीरें इसकी बार बताया जा रहा है कि आधी होने जा रही हैं। मोदी जी ही नहीं, एनडीए गठबंधन का भी बहुमत आता हुआ नहीं दिख रहा। क्या करोगे? बौखलाओगे ही ना फिर तो। देश की जनता के सामने मुद्दों की बात करते, उनकी भावनाओं को समझते, जो दर्द है उसको उन्हीं के अनुसार सुनकर उनको दूर करने की कोशिश करते तो जनता आकांक्षाएं लगाती आपसे। लेकिन आपने तो समझ लिया था पहले ही कि देश की जनता बेवकूफ़ है, इनको बेवकूफ़ बनाने वाला चाहिए। मोदी जी को तनक भी अंदाज़ा नहीं था कि देश की जनता इतने कम समय में इतनी ज़्यादा जागरूक हो जाएगी कि उनको सत्ता के लाले पड़ जाएंगे। उनको पहले पता होता तो वो इसका ताम जाम साम दाम दंड भेद कर लेते, पीओके के ऊपर हमला करवा देते, कोई राम मंदिर के ऊपर नौटंकी करवा देते। ये इसलिए नहीं करवाएगी क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने की इन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। ये सोचे कि राम मंदिर का उद्घाटन करवा दिए, इसके सहारे ही पूरे देश में लहर बन जाएगी। लेकिन लोग ऊब चुके थे धर्म के कार्ड से, और ज़्यादा अपने अंदर भावनाएं वो समाहित करना नहीं चाहते थे। हर बात के ऊपर विपक्ष ने हमला किया, प्रहार किया। स्थानीय नेता भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियों को छोड़ दीजिए, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। 370 राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है तो उसका बखूबी जवाब दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 370 हटा दिए, बहुत अच्छी बात, हम मोदी जी की सराहना करते हैं। लेकिन उसी 370 का हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में क्या फ़र्क पड़ा, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि मुझे मोदी जी और उसके जो स्थानीय सांसद हैं उनके द्वारा किए गए कोई भी 2 काम हमारे लोकसभा क्षेत्र में गिना दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है। भाजपाइयों के पास कोई जवाब ही नहीं होता है। ये सवाल पूछने की आदत जो वोटर्स की इस लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आई है, यही वोट बैंक का एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी से दूसरी तरफ जाने का जो प्रकरण दिख रहा है, इसी के लिए जिम्मेदार है, सीधे तौर पर है। वो मुद्दों को फिर विपक्ष बैठा ही था भुनाने के लिए। आ गई तस्वीरें सामने। तो जो गुजरात से चले थे, गुजरात जाने की तैयारी उनकी दिख ही रही है और खूब कोशिशें करेंगे ये कि भाजपा का विकल्प भाजपा में ही दिखाया जाए। करेंगे, कुछ तस्वीरें आपको अब दिखाई भी जाएंगी कि इंडिया गठबंधन जिस छवि के साथ लोगों के मन में बस रहा है, वैसा ही एक गुट भाजपा में दिखाया जाए और उसको लोगों के मन में बसाया जाए। लेकिन जो पार्टी ही मन से उतर चुकी है, दिल से जा चुके, उस विचारधारा को ही लोग नकार चुके हैं, तो उसी में दूसरा गुट खड़ा करने का फ़ायदा क्या? जाते जाते किसी चीज़ को आप ढलान पर है, नीचे उतार रहे हैं, उसको नीचे उतारने में एक तो झटके से उतारना और एक स्लोप से उतारना, इतनी व्यवस्था तो आप स्लोप की तो कर सकते हैं, लेकिन उतरने से कुर्सी से राजा को आप नहीं रोक पाएंगे। देश की जनता ने मूड बना लिया। आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।